हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट ज्योग्राफी विषय के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के एग्जाम में ज्योग्राफी विषय से, भूगोल विषय से किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, किस तरीके के प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति रही है, इन प्रश्नों को कितनी बार या विगत वर्षों में जितनी बार रिपीट किया गया है, उन खास सेगमेंट पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारी तैयारी के लिहाज से, उससे रिलेटेड क्या तथ्य हैं जो आपको जानना चाहिए, उससे रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिन्हें जो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ आना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो उन सभी कंसेप्ट, उन सभी फैक्ट, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए विगत वर्षों को में हम उन पर यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी डिसाइड किया था कि हम इसे एक पूरा सीरीज वाइज, सेगमेंट वाइज शुरू कर रहे हैं, जिसमें अभी हम जिन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं वे भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत 2023, 22, 21, 20 से लेकर हमने वर्ष 2016 तक के प्रश्नों पर चर्चा की है। 16 के बाद और 16 को मिलाकर अभी इस सीरीज में हम आगे प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रम में है? ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रम में है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है मिंडेल, वुर्म, गुंज, रिस। ऑप्शन बी है गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म। और ऑप्शन सी है वुर्म, मिंडेल, रिस, गुंज। और ऑप्शन डी है रिस, मिंडेल, वुर्म, गुंज। ठीक है, ये प्रश्न जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। अब देखिए प्रश्न को यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अत्यंत नूतन हिमकाल, यानी पृथ्वी की जब भी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद यदि हम समय की बात करें तो उसमें विभिन्न प्रकार की या कई बार क्या है, हिमकाल की स्थिति देखने को मिली। अब इसमें क्या कहा गया, अत्यंत नवीन या अत्यंत नूतन, यानी बिल्कुल नए नवीन काल की बात चल रही है। पृथ्वी में अभी तक के समय में जो सबसे लेटेस्ट हिमकाल रहा है उसकी बात की जा रही है कि उसमें सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, यदि हम बात करें अत्यंत नवीन हिमकाल की, बिल्कुल नए हिमकाल की, कि वह समय कब रहा है, बिल्कुल नवीन हिमकाल पृथ्वी के अभी तक के यदि हम कालानुक्रम की बात करें तो नवीन हिमकाल लगभग 1,20,000 से लेकर 1,20,000 से लेकर 11,500 इन वर्षों के बीच का जो समय रहा है वह नवीन हिमकाल रहा है अभी तक। ठीक है, तो सबसे हालिया हिमकाल लगभग 1,20,000 वर्ष से लेकर 11,500 सालों के बीच रहा है। और इसमें चूंकि ये क्या है, लेटेस्ट या नवीन हिमकाल है, इस काल की यदि हम बात करें, और अभी ध्यान रखिएगा अभी ये काल, हम जिस काल में रह रहे हैं हम उस काल की ही बात कर रहे हैं। तब से पृथ्वी एक अभी तक, यानी पृथ्वी एक अंतर हिमकाल में है। ठीक है, अब इस अंतर हिमकाल की बात करें, ये अंतर हिमकाल, इसे क्या कहा जाता है? तो इस अंतर हिमकाल की जो हम बात कर रहे हैं उसको ध्यान रखें, उसे होलोसीन कहा जाता है। अभी जिस समय की हम बात कर रहे हैं वह क्या है, होलोसीन है। क्या है, होलोसीन। आपने क्या सुना होगा, टर्शियरी युग सुना होगा, है ना। टर्शियरी के भीतर होलोसीन आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टर्शियरी के भीतर क्या आता है, होलोसीन। अब देखिए प्रश्न में है नवीन हिमकाल। जब हमने बात की कि यह बिल्कुल नवीन हिमकाल है, इसका टाइम पीरियड, इसका ड्यूरेशन ये रहा है, अभी पृथ्वी एक अंतर हिमकाल में है जिसे हम होलोसीन कहते हैं, होलोसीन का समय है। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें वैज्ञानिकों की, भूगोलवेत्ताओं की, तो पेंक एक वैज्ञानिक रहे हैं, हम सभी जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पेंक और एक वैज्ञानिक रहे हैं ब्रूकनर। ठीक है, पेंक व आप कह सकते हैं ब्रूकनर, इन दो वैज्ञानिकों ने यूरोप पर फैली हिम चादर, इसका अध्ययन किया
और यूरोप पर फैली उस पूरी हिम चादर के कुछ प्रसारों पर चर्चा की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेंक और ब्रूकनर ने यूरोप महाद्वीप में जो हिम चादर फैली थी उस हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों के बारे में चर्चा की, और ये 4 क्रमिक प्रसार क्रमशः गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म थे। तो जिन क्रमशः या क्रमिक कालानुक्रम की बात चल रही है, हिमकाल की उन 4 चादर के प्रसारों के समय की बात चल रही है, तो पेंक और ब्रूकनर ने उनके बारे में बताया था, और इनका जो क्रम रहा है वह गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म रहा है। अब आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहां पर है गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी महाद्वीप पर जो हिम चादर फैली थी उसके प्रसारों के बारे में भी चर्चा की गई, उनके भी 4 क्रमानुसार जो समय है वो बताए गए। ठीक है, चलिए अभी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब आपको इन्हें पढ़ने के बाद सही उत्तर का कूट के हिसाब से सही उत्तर चुनकर बताना है। ठीक है, देखते हैं अभिकथन ए क्या है। अभिकथन ए में है कि अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल प्रसार होता है। अपसरण पट्टिका मार्जिन पता होना चाहिए, अपसरण पट्टिका मार्जिन क्या है। ठीक है, दूसरा कारण आर क्या है, संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं। ठीक है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन क्या है। ठीक है, अब आपको कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। यह प्रश्न भी जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। इस प्रश्न को हमने यहाँ शामिल किया है। अब देखिए, हमने इससे पहले प्लेट सीमांतों के बारे में पढ़ा है, प्लेट सीमांत पर हमने डिटेल से चर्चा की है, हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी पढ़ा है, और जब हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ा था तो उसी क्रम में जब हम प्लेट सीमांत को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि 3 तरीके से प्लेट सीमांत को आपने देखा। देखिए, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ते हैं, हमने उसमें देखा 3 प्रकार से प्लेटों का यहाँ टक्कर, उनसे दूरी, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। प्लेट सीमांत की बात करें तो सबसे पहले आता है अपसारी प्लेट सीमांत। अपसारी प्लेट सीमांत यानी उस प्लेट सीमांत की बात कर रहे हैं हम जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपसारी प्लेट सीमांत यानी उस प्लेट सीमांत की बात कर रहे हैं जहां 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हों। दूसरा प्लेट सीमांत है अभिसारी प्लेट सीमांत। अभिसारी प्लेट सीमांत यानी वह प्लेट सीमांत जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं और उनमें टकराहट हो जाए। ठीक है, और भारी प्लेट नीचे की ओर चली जाए, हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाए। और तीसरा है समानांतर प्लेट सीमांत या संरक्षी प्लेट सीमांत, जिसमें ना तो किसी प्रकार के क्रस्ट का निर्माण होता है और ना ही किसी भी प्रकार के क्रस्ट का विनाश होता है, किसी भी चीज का विनाश होता है, तो इसे क्या कह दिया जाता है, संरक्षी प्लेट सीमांत। जो अपसारी प्लेट सीमांत है, अपसारी प्लेट सीमांत यानी मान लीजिए एक चट्टान है, या हम प्लेटों की ही बात करें तो प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, इस तरफ। बीच में दरार पड़ने की वजह से, दरार से क्या होगा, देखिए कोई प्लेट है, ठीक, एक प्लेट है, मान लीजिए कोई बड़ी सी प्लेट है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये अपसारी प्लेट सीमांत है, या आप इसे मानेंगे अपसरण पट्टिका मार्जिन। ठीक है, अपसरण जहां चीजें दूर जा रही हैं। ठीक है, जैसे ही हम बात करेंगे अंतरा प्लेट, आप या तो विरलन कह सकते हैं या अपसरण पट्टिका मार्जिन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस अवस्था में क्या होगा कि जो प्लेट है वह टूटकर विपरीत दिशा की ओर जाएगी। अब जैसे ही प्लेट टूटी, यहां क्या पड़ गई, दरार, है ना,
और जब हम भ्रंश की बात करते हैं तो दरार के बाद ही भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश यानी कहीं दरार टूट पड़ा, ठीक है, तनाव मूलक बल कार्य करने लगा। जहां पर प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं वहां तनाव मूलक बल कार्य करता है, और जैसे ही क्षैतिज दिशा में तनाव मूलक बल कार्य करने लगा, चट्टान टूट गई, उसमें दरार पड़ गई, और इस प्रकार से यहाँ भ्रंश का निर्माण होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये चट्टानें दूर जाती हैं, भ्रंश घाटी क्या होगा, जो नीचे से पृथ्वी के भीतर से संवहन धाराएं ऊपर की ओर आती हैं, उन संवहन धाराओं की वजह से हुए संवहन, जो ऊपर की ओर, जैसे ही संवहन तरंग ये ऊपर की ओर उठी, ध्यान रखें, जैसे ही जो संवहन है तरंग है वो आरोहण करके ऊपर की ओर उठेगी, प्लेट क्या होगी, दूर जाएगी, इससे बहुत तेजी से लावा ऊपर आता है। तो देखिए संवहन धाराओं की आरोहण की वजह से जो भ्रंश है या जो घाटियां हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा, उनकी गहराई और चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। अगर हम हमारे दूसरे कथन की बात करें, इसमें क्या है कि संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं। तो देखिए जो चट्टानें टूटकर विपरीत दिशा की ओर गईं, इससे क्या होगा, यहाँ बहुत तेजी से संवहन धाराएं ऊपर की ओर उठेंगी, और ये जो दरार पड़ी थी, ये दरार पड़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये लावा मैग्मा ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। लावा मैग्मा ऊपर की ओर आएगा, यहाँ पर लावा ऊपर की ओर आएगा, ठंडा होगा, और किसका, महासागरीय हिस्से की यदि हम बात करें तो नवीन कटकों का निर्माण होता है, नवीन कटकों का निर्माण होता है, बेसाल्ट से निर्मित नवीन कटकों का निर्माण होगा। जहां नवीन कटकों का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब संरचनात्मक, किसी चीज की संरचना हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन। तो संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं, यह बात भी सही है, यानी कारण आर तो नहीं कह सकते, लेकिन यह कथन सही है यहाँ पर, ठीक है। अब कथन एक की बात करें कि अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल का प्रसार होता है, बिल्कुल। जैसे हमने कहा कि संवहन धाराएं ऊपर की ओर उठेंगी, समुद्र में, महासागरों में यहाँ जब नवीन कटकों का निर्माण होगा तो ये दूर गई प्लेट, तब नवीन कटकों का निर्माण हुआ, यानी इसका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों कथन तो है सही, लेकिन कहीं भी कथन दो की वजह से यह नहीं पता चल रहा कि यह कथन एक की व्याख्या कर रहा है, ध्यान रखिएगा। कथन दो अपने आप में सही है, लेकिन कथन दो के हिसाब से कथन एक की व्याख्या नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि कथन दो क्या कह रहा है, संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं, ये बात उसने कही, लेकिन ये कथन ये नहीं कह रहा है कि समुद्र तल का प्रसार क्यों हो रहा है, किस कारण क्या है, प्रसार की वजह, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। तो ऑप्शन आप यहाँ बी, ऑप्शन बी ध्यान रखें, ए और आर तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेटरनास्टर झील खालिस्तान की आकृति है। पेटरनास्टर झील को झीलों की माला भी कहा जाता है या झील माला भी कहा जाता है, ठीक। आप प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, पेटरनास्टर झील खालिस्तान की आकृति है, किसकी आकृति है, किससे निर्मित है आखिर पेटरनास्टर झील। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है लावा मैदान, ऑप्शन बी है गिरिपद, ऑप्शन सी है रेगिस्तान, और ऑप्शन डी है हिमनदीय द्रोणी। यह प्रश्न सितंबर 2016 में हुए एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है। वर्ष 2016 ही है, लेकिन जो सितंबर में हुआ था उससे पूछा गया प्रश्न। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, पेटरनास्टर झील की आकृति अब किससे निर्मित होगी। यदि हम लावा की बात करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेटर। ज्वालामुखी जब बहुत तेजी से लावा ऊपर की ओर आता है, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप, तो उसमें लावा बहुत तेजी से ऊपर निकला बाहर धरातल पर, फिर वो गाढ़ा हो गया, उसके बाद वे सूख गया। वहां पर ऊपर जो छेद, ऊपर जैसे ही लावा ऊपर की ओर आएगा, ठीक है, तो ऊपर जो हिस्सा बचता है वहां जल भर जाने की वजह से बारिश हुई, ठीक है, भाप आदि की वजह से भी जल बनता है, जल के भर जाने की वजह से जिस प्रकार की झील का निर्माण होता है उसे कहते हैं लावा झील, या उसे हम कहते हैं क्रेटर झील, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रेटर झील तो नहीं हो सकता। पेटरनास्टर झील किससे बनी है, लावा झील तो हमने देखा ज्वालामुखी के माध्यम से बनी है, ठीक है।
गिरिपद यानी पर्वतों की बात की जा रही, पर्वतों के निचले आधार की बात कर रहे हैं तो वहां भी इसका निर्माण नहीं होता। दरअसल पेटरनास्टर झील का निर्माण होता है हिमानियों के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पेटरनास्टर झील का निर्माण किस वजह से होता है, तो ध्यान रखिएगा कि पेटरनास्टर झील हिमानी की अपरदन क्रिया के माध्यम से निर्मित एक भू आकृति है। हिमानी की अपरदन क्रिया से निर्मित एक भू आकृति या स्थलाकृति है। ठीक है, अब हिमानी की अपरदन क्रिया से निर्मित कैसी स्थलाकृति है, ध्यान रखिएगा। तो हिमानी की अपरदन क्रिया से निर्मित यह सीढ़ी नुमा भू आकृति है। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि इसका निर्माण सीढ़ी नुमा कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए एक मुख्य हिमानी जा रही है, हिमनद जा रहा है, इससे बीच में कई सहायक हिमनद मिलते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य हिमनद है उसमें जो बर्फ की मात्रा थी उससे यहाँ पर हिम या बर्फ की मात्रा क्या हो गई, और अधिक बढ़ गई। जैसे ही इसमें सहायक हिमनद मिलेंगे तो इसमें बर्फ की मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी, और जैसे ही बर्फ की मात्रा अधिक बढ़ी तो जितने अवसादों को अभी यह हिमनद लेके जा रहा था अब उससे अधिक अवसादों को लेकर जाएगा, है ना, उससे अधिक अवसादों को लेकर जाएगा। तो धीरे धीरे जब अवसाद इकट्ठे होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे तो हिमनदों, देखिए यहाँ मिल गए बहुत तेजी से, अब ये थोड़ी सा और इसमें भार आ गया, अवसाद अधिक बढ़ गए, यहाँ और मिल गए इसके सहायक हिमनद, तो यहाँ और अधिक भार आ गया। तो कुछ इस तरीके से ये हिम की चादरें या हिमनद ऐसे कुछ बन जाते हैं, और इसके माध्यम से अपरदन भी होगा, बहुत सारे अवसादों को भी लेकर ये आगे की ओर जाएगी, अपरदन भी होता जाता है। अब जैसे ही अपरदन होता जाता है, यहाँ पर तो अपरदन हो गया, कुछ इस तरीके से स्थलाकृति बन गई, यहाँ पर अवसाद बहकर यहाँ आ गए, यहाँ भी अपरदन हो गया, अवसाद बहकर आगे की ओर चले गए। ठीक है, अब यहाँ जो हिमानी बची है, बहुत समय के बाद क्या हुआ, हिमानी का जल पिघल गया। ठीक है, हिमानी का जल, हिमचादर जो अभी उसमें ऊपर जमी हुई थी, इसमें हिमानी क्या हुई, पिघल गई। हिमानी के पिघलने के बाद से यहाँ पर जो जल बचा, यहाँ जो जल बचा इन गर्तों में, क्योंकि हिमानी की जो यहाँ अपरदन हुआ था, इस अपरदन की वजह से यहाँ गर्त बने हुए थे, है ना, तो सोपानों पर, इन सोपानों पर स्थित जो गर्त है जिनमें ये जल भरा रह जाता है, इन्हें ही कहा जाता है पेटरनास्टर झील। ठीक है, ध्यान रखें, इन्हें ही क्या कहा जाता है, पेटरनास्टर। तो सोपानों पर स्थित गर्त में जल के जमा हो जाने से निर्मित झील को पेटरनास्टर झील कहा जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन डी, हिमनदीय द्रोणी के माध्यम से निर्मित झील को पेटरनास्टर झील कहते हैं। तो पेटरनास्टर झील हिमनदीय द्रोणी की आकृति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जिसमें निक्षेपों के माध्यम से कौन कौन से निक्षेप हैं, जमा होते हैं, अपरदन की क्रिया के बाद निक्षेप क्या होते हैं, जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उन निक्षेपों को दिया गया है। और सूची 2 में क्रिया दिया गया है कि किसके माध्यम से वे क्रिया हुई और फिर ये निक्षेप निकलकर सामने आए। अब फिर आपको कूट के हिसाब से सही जवाब बताना है। देखिए, हम सभी ने पढ़ा है कि विभिन्न प्रकार के अपरदन की क्रियाओं के माध्यम से निक्षेप अंत में जमा होते हैं। ठीक है, नदियों के माध्यम से ध्यान रखिएगा गाद जमा होती है। ठीक है, जब हम बात करेंगे हमारे हिमनदी की, तो हिमनदी के माध्यम से ध्यान रखें हिमोड़ नामक जो निक्षेप के बाद जो आकृति बचती है उसे हम क्या कहते हैं, हिमोड़। तो हिमनदी के माध्यम से हिमोड़ का जो निर्माण है वह होता है। ठीक है, जो वायव्य है, वायु, बहुत तेजी से वायु चलती है, वायु के माध्यम से रेत बजरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर जाती है पवन के माध्यम से। तो उस प्रकार से बाद में जाकर जिस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है ना, लोयस के मैदान कहते हैं, चीन इसका एग्जाम्पल है। तो अलग अलग जो हमारे अपरदन अपरदन के कारक हैं उनके माध्यम से अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यदि हम बात करें हमारे इस प्रश्न की बात, ठीक है, लोयस के मैदान हमने देखा वायव्य वायु या पवन के माध्यम से का निर्माण होता है। तो यहाँ सी इस प्रश्न का पहले वाले ऑप्शन का सही जवाब होगा। दूसरा हिमोड़, हिमोड़ हमने देखा किसके माध्यम से, किसके निक्षेप से बनता है, यह हिम नदी है, जो हिम की नदियां हैं, यह जो हिमनद है इनके माध्यम से अंत में निक्षेप के माध्यम से हिमोड़ का निर्माण होता है। ठीक है, बजरी, बजरी का आपको ध्यान रखना है
कि जो समुद्र है, समुद्र अपनी लहरों के साथ बहुत तेजी से क्या लेकर आता है, बजरी। तो जो सी यानी बजरी है ये किसके साथ सुमिलित होगी, समुद्र के साथ। और नदियों की ध्यान रखिए, गाद, गाद किससे बनती है, नदियों के निक्षेप से। ठीक है, तो अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, लोयस नंबर 3, हिमोर नंबर 2, बजरी नंबर 4, गाद नंबर 1। 3241 देखिए कहां पर है, 3241 ऑप्शन बी में है। 3241 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखें। वैसे भी ऑप्शन आप जैसे ही मिलाएंगे लोएस्ट वायव्य, आप देखिए ए में 3 के 2 ही ऑप्शन बचते हैं, बी और डी। अगर आगे आप मिलाएंगे मैच नहीं करेगा तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अब आपको सारे मॉडल भी पता होना चाहिए भू आकृति विज्ञान से संबंधित, तो ध्यान रखिए क्या पूछा जा रहा है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है वुड, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है पेंक और ऑप्शन डी है स्ट्रेलर। सितंबर 2016 के प्रश्न पत्र में इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, देखिए ढालों के यदि हम अपर्दन की बात करें या ढालों की प्रतिस्थापन मॉडल की बात करें, ठीक है, ढालों की निर्मित के बारे में पेंक महोदय ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो ढालों का निर्माण होता है, ढालों का रूप अपर्दन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का अपर्दन हो रहा है, उस अपर्दन के फलस्वरूप किस प्रकार की ढाल का निर्माण होगा। तो ढालों के स्वरूप के बारे में किसने कही, ये बात किसने कही कि अपर्दन डिपेंड कराता है कि ढाल कैसी होगी। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि ढालों का रूप अपर्दन की तीव्रता पर निर्भर करता है। अपर्दन की तीव्रता कितनी है ये बताएगा कि ढालों का रूप क्या होगा। यानी इस बारे में जो ढाल का प्रतिस्थापन मॉडल दिया था वह दिया था पेंक महोदय ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेंक महोदय ने क्या कहा कि ढालों का रूप, ढालों का प्रतिरूप कैसा होगा, ढाल कैसी दिखेगी, कि डिपेंड करता है कि अपर्दन की तीव्रता कितनी है। अपर्दन की तीव्रता पर निर्भर करता है कि क्या ढालों का रूप कैसा होगा, ढालों का रूप कैसा होगा। ठीक है, और उन्होंने ही ये कहा कि मुख्यतः उत्थान की प्रकृति से ये निर्भर होता है। यानी कितना उत्थान हुआ है, इस उत्थान की प्रकृति से निर्भर होगा कि आगे अपर्दन की तीव्रता कैसी होगी और फिर ढालों का रूप कैसे होगा। जैसे पेंक महोदय ने बताया कि यदि अपर्दन की तीव्रता बहुत अधिक है, और ये कब होता है, ये होता है तीव्र उत्थान की अवस्था में। तीव्र उत्थान की अवस्था में अपर्दन की तीव्रता बहुत अधिक होती है, तब उत्तल ढाल का निर्माण होता है, तब उत्तल ढाल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर मध्यम अवस्था या स्थिर अवस्था होती है, इसमें अपर्दन कम हो जाता है, इसमें क्या स्थिर ढाल का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें क्या होगा, ढाल बिल्कुल सीधा बनेगा। तो जब अपर्दन स्थिर हो जाए तो ढाल क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, अपर्दन बहुत अधिक तीव्र होगा तो ढाल उत्तल होगा। और यदि अपर्दन क्या हो जाए, अपर्दन की तीव्रता कम हो जाए, अपर्दन की तीव्रता कम हो जाए, यानी तीसरी अवस्था की बात कही पेंक ने कि तीसरी अवस्था में जब कम होगा अपर्दन, स्थिर हो जाएगा, बिल्कुल स्थिरता को प्राप्त कर लेगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, अपर्दन की तीव्रता बिल्कुल कम हो जाएगी, तब अवतल ढाल का निर्माण होगा। तो ढाल की प्रतिस्थापन मॉडल की बात की जाए तो इसके बारे में चर्चा की थी डिटेल से पेंक महोदय ने। हमारे ऑप्शन की बात ध्यान रखिए, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस तरीके से हमने कुछ और खास प्रश्नों पर चर्चा की जो यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भू आकृति विज्ञान से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूरे सीरीज वाइज PYQ पर चर्चा करना है तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम को यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करिए, सारी वीडियोस देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न PYQ में पूछे जाते हैं ज्योग्राफी विषय से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।